बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। So after a long vacations, we are going to start our lecture and हम लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था वो था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और आज थोड़ा सा हम कैश मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल एसेट्स कर रहे थे, और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ऐसे एसेट्स थे जो हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो हमने नेक्स्ट देखा था उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज से रिलेटेड। और जिन ऐसे ऐसे एसेट्स जिनकी लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, उनके बारे में थोड़ी सी बात की थी। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। सो टुडे हम लोग उसी की कंटिन्यूशन है। तो एक किस्म का we talked about a little bit about statement of cash flows। अब जैसे कि अकाउंटिंग के अंदर आप देखते हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है और बैलेंस शीट बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि आपके बिजनेस ने एक टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर प्रॉफिट कमाया है कि उसको लॉस हुआ है। उसके अलावा आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी बैलेंस शीट बताती है कि आपके बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है। कैश ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कैश ट्रांजैक्शन को समराइज किया जाए वो हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें सिर्फ जो कैश आउट एंड कैश इन जो होता है बिजनेस में, उसको हम जो है वो लिखते हैं। तो कैश आउट और कैश इन जो है उसकी तीन एक्टिविटीज़ को हम चेक करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास मोस्टली इन्वेंट्रीज आ जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं, अकाउंट पेबल आ जाते हैं। जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड जो आपके ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर कैश की जो लेन देन होती है वो आपकी सारी जो कैश की इन एंड आउट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर आपका कैश का इन एंड आउट होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसके अंदर आप जो फाइनेंस करते हैं, जो आप बजटिंग करते हैं, जो आप फाइनेंशियल डिसीजंस करते हैं, किसी और फर्म की स्टॉक्स को ख़रीदते हैं, उसके ऊपर जो डिविडेंड अगर रिसीव होते हैं तो उस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर आपको जो कैश की अमाउंट होती है वो आप यहाँ पे नोट करते हैं। लास्टली आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जब आप की कैश की लेन देन होती है वो सारी एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब हमने फिक्स एसेट्स आपने ख़रीदे, जब आप फिक्स एसेट्स ख़रीदते हैं तो आपकी कैश आउटफ्लो होती है, और जब आप फिक्स एसेट्स को बेचते हैं तो आपकी कैश इनफ्लो होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे नोट होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नोट होंगी। तो इससे हम लोग जो है वो कैश इन एंड आउट जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आ जाता है। उसके बाद हम लोग का सबसे जो एक इम्पोर्टेंट काम होता है बिजनेस में वो होता है कैश की मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट,
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है बिज़नेस का, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो अपने कैश को मैनेज करते हैं, बिज़नेस के लिए प्लानिंग करते हैं, व्हाट वी डू, कैश मैनेजमेंट इसको, कैश मैनेजमेंट includes प्लानिंग, कि हमें कितना कैश चाहिए और कितना कैश चाहिए अपने बिजनेस के उधार को वापस करने के लिए, कितना कैश चाहिए सप्लायर को पे करने के लिए, कितना कैश चाहिए हमें अपने डेली जो है वो ऑपरेशंस को डील करने के लिए। कंट्रोलिंग कैश मैनेजमेंट में आ जाता है आपके पास। कंट्रोलिंग के अंदर आप कैश को ना सिर्फ प्लान करते हो, ना सिर्फ इकट्ठा करते हो, बल्कि उसको कंट्रोल करना, उसकी लेन देन को कंट्रोल करना, उसकी फ्रॉड एंड डिटेक्शन करना, ये सारा जो है वो कंट्रोलिंग में आ जाता है। और उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग, कि आपने कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करनी है। अगर आपके पास कैश सीट होता है, आपने तब क्या ट्रांजैक्शन करनी है, कैश पेमेंट, ये सारी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग फॉर कैश आ जाता है आपके पास। कैश बैलेंसेस के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या जाती हैं, कैश मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इन तीनों ये काम करने के लिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कैश मैनेजमेंट का, वो ये है कि हम लोग एक्यूरेट अकाउंटिंग कर सकें। एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीट्स, कैश रिसीट्स की, ठीक है। उसके बाद डिसबर्समेंट्स, डिसबर्समेंट्स की एंड कैश बैलेंसेस की एक्यूरेट अकाउंटिंग कर सकें, ठीक है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कैश मैनेजमेंट का। हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कैश मैनेजमेंट। क्यों करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला, कि एक्यूरेट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर सके जब कैश रिसीट्स हों, जब कैश डिस्बर्समेंट हों और कैश बैलेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फ्रॉड, थेफ्ट एंड फ्रॉड डिटेक्शन एंड कंट्रोल। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो कैश के ऊपर चोरी के और फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर इन दोनों की कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम किया जा सके। तो एक प्रॉपर कैश मैनेजमेंट का अगर सिस्टम हमारे पास होगा तो हम लोग जो है इस ये जो थेफ्ट एंड फ्रॉड है इनको कम कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी प्रिवेंट, मतलब रोकना, अननेसेसरी अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश सिटिंग
idle in बैंक अकाउंट्स। ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट के मुताबिक हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने कैश मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि हमारा बहुत ज़्यादा कैश बैंक में ऐसे इडल ना पड़ा रहे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट रहे। उससे ये होगा कि हम लोगों जब कैश इडल पड़ा होता है तो उससे ना कंपनी को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना बिजनेस को कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान भी नहीं हो रहा और फ़ायदा भी नहीं हो रहा, लेकिन अपेरेंटली टाइम हैज़ वैल्यू, और कैश और जो मनी है इसकी वैल्यू जो है वो डे बाय डे क्या होती जाती है, डेटेरियोरेट होती जाती है। अगर हम इसे इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे ये होगा कि हम लोग जो इसकी वैल्यू जो डेटेरियोरेट हो रही है, जो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, उसके अगेंस्ट हमको क्या मिलता जाएगा, रिटर्न भी मिलता जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जिसकी वजह से हमारा कैश जो है बैंक में पड़ा ना रहे। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल जब हम लोग मेंटेन करते हैं, दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ इसी टॉपिक को एक किस्म का, जब हम इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करने में कामयाब हो जाते हैं, हम लोग अभी प्रिवेंट थेफ्ट एंड फ्रॉड। जब एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश आता है तो हम लोग थेफ्ट एंड फ्रॉड को प्रिवेंट कर लेते हैं। हम एक एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फॉर बेटर इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, with better internal control we can provide accurate accounting for cash। ठीक है, उसके बाद एंटिसिपेट नीड ऑफ बोरोइंग। एंटिसिपेट नीड ऑफ बोरोइंग का मतलब ये है कि अब अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो गया है कैश के ऊपर, तो हम लोगों को पता होगा कि फ्यूचर में हम लोगों को कितने कैश की ज़रूरत है अपनी डेली रूटीन को पूरा करने के लिए, अपने सप्लायर्स को पे करने के लिए। तो हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना कैश हमें चाहिए होगा, कल के लिए कितना चाहिए होगा, परसों के लिए कितना चाहिए होगा, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल रखते हैं और कैश मेंटेन adequate but not excessive कैश बैलेंसेस। ये जिस तरह लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हमें एडिक्वेट कैश बैलेंस चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कैश बैलेंस एट द एंड नहीं चाहिए। बैंक्स में हमें अपने बिजनेस के पास इतना ज़्यादा कैश बैलेंस नहीं रखना। हमें अगर जितना भी इडल कैश है उसको या तो इन्वेस्ट करना है, या बिजनेस के पास इतना कैश होना चाहिए जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके, उससे ज़्यादा कैश उसके पास नहीं होने चाहिए। तो ये इंटरनल कंट्रोल के कुछ एलिमेंट्स हैं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है तो आपके पास आपके बिजनेस में थेफ्ट कम होगा, फ्रॉड कम होगा, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट होगी, एक्यूरेट अकाउंटिंग होगी। उसके बाद आप बोरोइंग की नीड जो है उसको आप एंटिसिपेट कर सकोगे, और उसके बाद जो है वो आपको
एडिक्वेट बैलेंसेस होंगे, कैश बैलेंस आपके पास होंगे, एक्सेसिव कैश बैलेंस आपके पास नहीं होंगे। तो अगर हम लोगों ने बेहतर इंटरनल कंट्रोल रखना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेजर स्टेप्स फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, मेजर स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल। इसमें सबसे पहले मेजर स्टेप जो है, हम लोग क्या करें, सेपरेट कैश हैंडलिंग फ्रॉम कैश अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस से कैश हैंडलिंग को अलग कर दिया, तब आपका एक बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा। एक बंदा जो कैश हैंडल कर रहा है, जो कैश की लेन देन कर रहा है, जो कैशियर है, वो अकाउंटिंग नहीं करेगा, वो अकाउंट्स को नहीं संभालेगा। अगर एक बंदा अकाउंट्स को भी संभाल रहा है, डेबिट क्रेडिट भी कर रहा है और वो कैश को भी हैंडल कर रहा है, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि उसने जो कैश के में थेफ्ट या फ्रॉड करना है वो उसने अकाउंटिंग में उसको किस तरह एडजस्ट कर लेना है। तो ये दो बंदे अलग होने चाहिए, कैश को हैंडल करने वाला और अकाउंटिंग करने वाला बंदा, दोनों क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। प्रिपेयर कैश बजट, एक अपना कैश बजट बना लें जिसके अंदर आपको कितनी कैश की नीड है, और ऐसा कैश बजट होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास एक्सेसिव कैश ना हो, बिजनेस के पास इतना कैश हो जो आपके बिजनेस की ज़रूरत को पूरा कर सके, उससे ज़्यादा कैश आपके पास नहीं होना चाहिए। तो एक कैश बजट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैश बजट होना चाहिए, जिससे आपका इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंट्रोल लिस्टिंग्स ऑफ कैश रिसीट्स। अच्छा, अब ये पॉइंट जो आपको जो है, कंट्रोल लिस्टिंग्स का जो मतलब है, जहाँ जहाँ आपको कैश रिसीव हो रहा है वहाँ वहाँ आप उसको रिकॉर्ड करें। मतलब प्लेस एट द प्लेस द मनी इज रिसीव्ड। मतलब अगर आपके पास कैश सेल्स हो रही है, कैश सेल हो रही है, तो कैश सेल्स जो है वो आप कैश रजिस्टर में उसी टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, उसी टाइम आपने रिकॉर्ड करना है। तो कैश रजिस्टर कैश सेल। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट सेल हो रही है और क्रेडिट सेल्स के ऊपर आपको चेक रिसीव हो रहे हैं, अब चेक रिसीव जो है मोस्टली बिजनेसेस क्या करते हैं, थ्रू मेल, मेल के थ्रू जो है आपको चेक रिसीव होते हैं। तो अब आप इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, आप वो एम्प्लॉयज ओपनली, वो जो है इन कैश रिसीट्स की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे।
मतलब इस तरह आप कंट्रोल लिस्टिंग में कि जिस टाइम पे जहाँ पर आपको कैश रिसीव हो वहाँ पे कोई ना कोई उसकी क्या कर रहा हो, एंट्री कर रहा हो। इससे क्या होगा, इससे आपके ज़्यादा अच्छा इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्रिएट होगा। उसके अलावा जो डेली कैश रिसीट्स हैं वो डेली डिपॉजिट करवा दें बैंक में। मतलब आज की कैश रिसीट्स कल डिपॉजिट करवा रहे हैं, कल कैश रिसीट परसों डिपॉजिट करवा रहे हैं, उससे इंटरनल कंट्रोल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें डेली की कैश रिसीट्स को डेली ही बैंक में क्या करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। डेली के हिसाब से हमारा बैलेंस आता जाएगा और हमें पता लगता जाएगा हमारे बैंक में प्लान डेट पर कितनी कैश रिसीट्स हैं। ये ना हो कि हाफ कैश जो है एक दिन में आप डिपॉजिट करवा रहे हो, हाफ कैश आप नेक्स्ट डे में डिपॉजिट करवा रहे हो। एक तो इससे रिकॉर्ड भी ख़राब होता है और इससे इंटरनल कंट्रोल भी क्या होगा, आपके बिजनेस का वीक होगा। कोशिश करें मेक ऑल पेमेंट्स थ्रू चेक। चेक के थ्रू पेमेंट की जाए। अब चेक के थ्रू पेमेंट क्यों की जाती है, चेक के थ्रू पेमेंट इस वजह से की जाती है क्योंकि इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है और एक जो है वो पूरा ट्रायल बन जाता है कि पेमेंट कहाँ से कहाँ हुई, किसको हुई। बहुत स्मॉल पेमेंट एक्सेप्ट जी, एक्सेप्ट पैटी एक्सपेंसेस, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हों उनकी आप पेमेंट किस में करें, चेक के थ्रू करें। ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल के लिए वैलिडेट एक्सपेंडिचर्स। वैलिडेट योर एक्सपेंडिचर बिफोर मेकिंग पेमेंट्स। जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उनकी वैलिडेशन का एक सिस्टम लेकर आए और उस सिस्टम के तहत आप फिर उसकी पेमेंट करें। इसको चेक करें कि हम किस चीज़ के लिए खर्चा कर रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिकनसाइल एट द एंड, रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट with accounting records। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने बनानी होती है। इसके अंदर एक आपके पास अपने पास रिकॉर्ड होता है जो आप कैश की लेन देन को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में। दूसरा, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो बैंक के पास आपका अकाउंट होता है, बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करता है। उसके पास एक स्टेटमेंट होती है, आपकी दो स्टेटमेंट्स आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं, एक आपकी अपनी स्टेटमेंट, अपने बिजनेस की स्टेटमेंट और एक बैंक की स्टेटमेंट। इन दोनों को आप क्या करते हो, मैच करते हो और मैच करने के बाद रिकनसाइल करते हो ताकि दोनों के अंदर जो है कोई भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो सके। और जब आपके डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपके क्या मसले मसाइल हैं, उसको आप पूरा करते हो और इस तरह आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्रिएट होता है। ये सब चीज़ें करने के बाद, ये सात चीज़ें आपने की, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सेपरेट किया कैश हैंडलिंग को फ्रॉम अकाउंटिंग। फिर उसके बाद आप कैश बजट बनाते हो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल के लिए। फिर आप कंट्रोल लिस्टिंग्स करते हो फॉर कैश रिसीट्स के लिए। उसके बाद आप जो है डेली कैश रिसीट्स को बैंक में डिपॉजिट करवाते हो। फिर मेक श्योर कि आप मैक्सिमम पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू करोगे। उसके बाद आप जब भी पेमेंट करोगे उसमें एक्सपेंडिचर्स को आप वैलिडेट करते हो और लास्टली आप जो है रिकनसाइल करते हो बैंक स्टेटमेंट को विद अकाउंटिंग
रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप जब करते हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बनता है। लेकिन लेट्स से फिर भी आपका जो है वो कैश जो है वो ओवर एंड शॉर्ट हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि कैश की पेमेंट बढ़ जाती है या कैश कैश कम हो सकता है, कैश ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक सेल्स रजिस्टर्ड है, सेल्स रजिस्टर में जो शो कर रहा है वो कैश बैलेंस उसने शो करना है $4500 का, ठीक है। और कैश सीट्स जो हैं वो ये आपके पास 4500 ऑफ सेल्स आपके पास आ रहा है सेल्स रजिस्टर में। जो कैश रजिस्टर है उसके अंदर जो बैलेंस शो हो रहा है वो क्या शो कर रहा है, कैश रजिस्टर शोज 4487.30 डॉलर। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। सेल्स रजिस्टर के मुताबिक 4500 होना चाहिए, कैश रजिस्टर में आपके पास जो बैलेंस आ रहा है 4487.30 डॉलर जो है वो आपको बैलेंस शो हो रहा है। तो आपके पास जो शॉर्टेज आ रही है, शॉर्टेज ऑफ कैश जो आपके पास आ रही है दैट इज 12.70 डॉलर। अब आप इसका क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, बाद में इसकी जो है ये डिटेक्शन करेंगे कि ये क्या क्यों इसकी शॉर्टेज आ रही है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज की एंट्री आपके पास होती है कैश ओवर एंड शॉर्ट अकाउंट, डेबिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट आएगा 12.70 एंड कैश अकाउंट 12.70। ये है जी रिकॉर्ड दी कैश शॉर्टेज। कैश की शॉर्टेज को एंट्री करने के लिए आप ये जो है वो एंट्री पास करेंगे। अगर लेट से अगर आपकी ओवरेज होती इधर, मतलब कैश शॉर्टेज के बजाय कैश ओवर होता तो ये एंट्री आपकी क्या हो जानी थी, उल्ट हो जानी थी। वो कैसे, कैश अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो जाना था, कैश ओवर एंड शॉर्ट अकाउंट आपका क्या हो जाना था, क्रेडिट हो जाना। तो इस अगर आपकी ओवरेज हो जाती कैश की, कैश आपके पास ज़्यादा आ जाता, शो हो रहा था, तो उस सूरत में आप ये एंट्री जो है वो पास करते हैं। So the final topic for today is cash disbursement. अब कैश डिस्बर्समेंट में हम लोग ये देखते हैं कि हमने जब कैश पेमेंट करनी है तो हम कैश डिस्बर्समेंट और कैश पेमेंट, और कैश पेमेंट करनी है तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई करें मेक मैक्सिमम पेमेंट्स थ्रू चेक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल के लिए कैश डिस्बर्समेंट करनी है तो आपको चेक के थ्रू मैक्सिमम पेमेंट्स जो हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, पेमेंट करनी पड़ेंगी। तो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल जो है वो ये रिक्वायर करता है कि आप जो है मैक्सिमम पेमेंट किस तरह करें, चेक के थ्रू करें। उसके अलावा अगर आपने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल रखना है तो आपकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो कैश पेमेंट्स हैं, दिस शुड बी वेरीफाइड
approved and recorded। जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो चेक के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है, अप्रूवल भी हो जाती है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड भी हो जाती है। अगर आप वैसे कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इन तीन चीज़ों को अगर आप कर लेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा। तो जब हम लोग कैश डिस्बर्समेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं वाउचर सिस्टम। वाउचर सिस्टम जो है इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया गया। ये जब इन तीनों चीज़ों वेरिफिकेशन होती है इसके अंदर पेमेंट की, अप्रूवल होती है और फिर रिकॉर्ड होता है, तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल क्रिएट होता है इस सिस्टम के थ्रू। वाउचर सिस्टम में क्या होता है कि आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अप्रूविंग पेमेंट्स। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। वो अप्रूव भी करता है और रिकॉर्ड भी करता है क्या, ट्रांजैक्शंस को। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है सामने आता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिसीव होती है जिसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखता है, मतलब सप्लायर इनवॉइस आई, ठीक है, उसके बाद परचेज ऑर्डर आए, ये डॉक्यूमेंट है, परचेज ऑर्डर्स, देन रिसीविंग रिपोर्ट्स, दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास है। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन्हें देखेगा और इन्हें अप्रूव करेगा कि सही है केवल। ठीक है, अब जब अप्रूवल हो जाता है, अप्रूवल के बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जो क्या करेगा, वाउचर को साइन कर देगा। वाउचर साइन, ठीक है। वाउचर जब साइन हो जाएगा तो वाउचर कहाँ जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आएंगे, वाउचर भी आएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट डिटेल्स को चेक करेगा, वाउचर के ऊपर भी पेड की स्टैंप लगा देगा और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी पेड की स्टैंप लगा के फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेक इशू कर देगा और क्या हो जाएगी आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। सो इन दिस वे एक पूरा सिस्टम चला है जिसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने वाउचर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वाउचर साइन किया, वाउचर फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चेक करके उनको पेड का स्टैंप लगाई और फिर उसको क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया। सो हम लोग जो है
ऐसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. So this is all about today's lecture, and if there is anything you want to know, you can ask. Thank you very much.